नई शिक्षा नीति के बारे में क्या सब नए अपडेट आए हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्या सब बदलाव किए गए हैं वो देखेंगे। पुराने क्या फॉर्मेट में थे और नए क्या फॉर्मेट में, इन सबको देखेंगे। उपराष्ट्रपति ने इनके बारे में क्या बताया है, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए कि ये सबसे पहले 1968 में था, उसके बाद 1986 में, आपको उसके बाद ही यानी कि 34 साल बाद 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले 1992 में भी कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन आपको 2020 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यानी बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ये बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। इसको तैयार किसने किया है, तो आपको डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे तैयार किया है। इसके लिए 2017 में ही टीम गठित कर ली गई थी। 2019 में इसका प्रारूप बन के तैयार हो गया था। अब देखिए ना कि वर्तमान में पेश हुआ है। अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि पहले जो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल के कर दिया गया है आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। तो अब जो है इसके मंत्री नहीं बदले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम बदला है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं कहेंगे, इसको शिक्षा मंत्रालय कहेंगे। इसके वर्तमान मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ इसका मंत्रालय का नाम बदला है, न कि मंत्री। आपको ऑब्जेक्टिव के जो है टॉपिक से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको शिक्षा मंत्रालय। नए फॉर्मेट में क्या सब है वो सब देखिए। नया फॉर्मेट में आपको फार्मूला अपनाया गया है 5+3+3+4 का फार्मूला अपनाया गया है। तो इसमें पहले 3 वर्षों तक जो होगा वो आंगनबाड़ी में प्री की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद कक्षा 1 से बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ करेंगे। 3 से 5 तक की जो होगी उसमें विज्ञान, कला और गणित की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी प्रयोगों के साथ करवाई जाएगी। बच्चों को अगर कोई भी चीज़ प्रयोग के साथ करवाई जाती है तो वो बहुत ही आसानी सीख पाते हैं। विदेशों में होता क्या है कि अगर उसको 1 2 ही सिखाना हो तो उसके लिए तरह तरह की डिजाइनिंग करवाते हैं, उसमें आपको सिखा, तब उसको जाके उसमें पकड़ आसानी हो जाती है और वो कभी जल्दी भूलते नहीं हैं। तो इस तरह से व्यवस्था की जा रही है अपने यहाँ भी कि उसको जो है प्रयोगों के साथ तैयारी करवाई जाए। कक्षा 6 से 8 तक जो है कौशल विकास का व्यवसाय का प्रशिक्षण की तैयारी करवाई जाएगी, जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते समय ही रोजगार के हासिल लायक बन सके। अगर कोई छात्र IIT या मेडिकल में जाना चाहता है तो उसे 6 से ही उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी कि आप उस विभाग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है उस हिसाब से तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से उसे कौशल विकास और प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि स्किल डेवलपमेंट का जो काम होगा वो आपको 6ठी कक्षा से ही शुरू हो जाएगी। इससे आने वाले समय में बेरोजगारी बहुत ही कम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो इसकी प्रेरणा हमें लगता है गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली गई है। आप अगर कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की, उसमें पेज नंबर 103 पे देखेंगे कि शिक्षा और संस्कृति नामक एक चैप्टर है। उसके तीसरे पैराग्राफ के अंतिम लाइन में देखेंगे तो गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें बच्चों की शिक्षा अगर प्रारंभ करना होगा तो मैं इस तरह से करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए। जिस क्षण से वो अपनी तालीम शुरू करे, यानी कि अपनी पढ़ाई शुरू करे, उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। स्वाभाविक है कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई करते करते जो काम करने का सीख रहा है तो वो रोजगार स्वयं उत्पन्न कर सकता है, उसे बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों को व्यापकता से ध्यान में रखा गया है। तो बहुत ही दूरदर्शिता को देखते हुए सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कक्षा 3, 5 एवं 8 में भी परीक्षाएँ आयोजन की जाएगी। परीक्षा तो वैसे सब क्लास में होता है, लेकिन वे कुछ अलग टाइप के रहेंगे। देखिए गांधी जी का तो आपने समझ लिया कि गांधी जो है किस तरह से उन्होंने बताया है। तो कक्षा 9 से 12 तक में जो है परीक्षा 2 चरणों में होगी। वो जो 2 चरणों में होगी इसमें विद्यार्थियों को गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। वर्तमान में जो प्रश्न होंगे वो विद्यार्थियों की ज्ञान की प्रकृति पर आधारित होगी। वो जो पहले रटने रटाने की प्रवृत्ति थी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। विद्यार्थी को ये मात्र फलना चीज़ रट लो वही जाके एग्ज़ाम में लिख देना है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जो भी प्रश्न आएंगे वो विद्यार्थियों के ज्ञान पर आधारित रहेगा। उसके पास कितनी समझ है, कितनी सोच सकती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब प्रश्न बनाए जाएंगे। तो जो इसमें जितनी अच्छे से अपना सोच विकसित कर पाएंगे वो उतनी अच्छे उत्तर लिख पाएंगे। बताया गया कि छात्र 9वीं के बाद विदेशी भाषा ले सकेंगे। ठीक है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो है थोड़ा ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है कि इसमें वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजन करवाई जाएंगी। उसमें एक बार जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पे आधारित प्रश्न होंगे, दूसरी बार सब्जेक्टिव फॉर्मेट पे आधारित प्रश्न होंगे।
इसमें आपको क्लास 9वीं से ही विषयों के चुनने की आज़ादी हो जाएगी। यानी कि अगर कोई छात्र साइंस के साथ कॉमर्स पढ़ना चाहे या साइंस के साथ आर्ट पढ़ना चाहे तो वह दोनों विषय को एक साथ ले सकते हैं। पुराने फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद क्या अपडेट हैं वर्तमान में वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले जो था आपको विषय की चुनने की आज़ादी नहीं थी। आप साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साइंस ही पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आर्ट ही पढ़ेंगे। तो अब ऐसी नहीं रही कि आप अगर चाहें तो साइंस के साथ आर्ट भी पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है बहुत ही बड़ा बदलाव है, इससे बहुत ही बच्चों की समस्या दूर हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही विषय पढ़ेंगे, तो आप मिला के सबको मिला के पढ़ना है, लेकिन आप साइंस के साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, साइंस के साथ आर्ट भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो पुराना फॉर्मेट क्या था वो भी थोड़ा समझ लीजिए। पुराना फॉर्मेट क्या था कि आप 6 साल के बाद विद्यालय की पढ़ाई शुरू होती थी, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक जो होती थी वो बिल्कुल सामान्य पढ़ाई होती थी। आप सब यही जानते होंगे कि सब में 1 से 10वीं तक में जो है बिल्कुल सामान्य पढ़ाई होती थी। तो 10वीं के बाद आके आप 11वीं में जाते थे, तब उसमें आप विषय चुनते थे, हमें साइंस पढ़ना है या आर्ट पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है। तो इस समय जो है नए बच्चों को ढेर सारी परेशानी होती थी कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी सब्जेक्ट चुनें नहीं चुनें। तो इसलिए अब व्यवस्था किया गया है कि हम जो है अब 9वीं से ही जो है विषय चुन लेंगे। तो हमें करनी क्या है उस हिसाब से हम अपना जो है स्किल डेवलपमेंट जो है शुरू करेंगे। तो ग्रेजुएशन में भी कुछ चेंजिंग किया गया है, वो सभी चीज़ों को मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, शिक्षा का माध्यम क्या होगा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होगी। सरकार ये कोशिश करेगी कम से कम 5वीं कक्षा तक जो है आपको रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जाए। इसको संस्कृत को आप विकल्प के तौर पर रख सकते हैं। इसमें जो हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, संस्कृत से ही ढेर सारे भाषाओं का उद्गम हुआ है। संस्कृत को भी संरक्षण देने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इससे क्या होगा तो हमारे जितने भी भारतीय भाषा हैं वो सभी जीवंत रूप में विद्यमान रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर लगातार रनिंग में रहता है तो वो सही रहता है। ज़्यादा दिन तक रनिंग में नहीं रहने के बाद वो चीज़ ऑटोमेटिक समाप्त होने लगता है। इसलिए इन सभी भाषाओं पे जोर दिया जा रहा है ताकि जो सभी भाषा भारतीय समाज में जीवंत रूप में विद्यमान रहें। कि इंजीनियरिंग के छात्रों के बारे में क्या होता है यहाँ कि अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, वो अगर किसी कारणवश बीच में ही छोड़ देते हैं, जैसे कि किसी को साथ कोई समस्या हो गई या किसी के पास जो है रुपयों की कमी हो गई, तो उस स्थिति में वो अपना पढ़ाई वहीं पे छोड़ देते हैं। अब जो वर्तमान शिक्षा नीति है ऐसा नहीं होगा। उसमें होगा क्या, अगर आपने 1 साल तैयारी की है, 1 साल अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप अगर छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो फिर से आप वहीं से तैयारी कर सकते हैं, या उतने ही दिनों का आप सर्टिफिकेट लेके दूसरी जगह आप किसी भी कोर्स में दाखिला लेते हैं तो उसकी मान्यता दी जाएगी। ये सभी ढेर सारे फ़ायदे हैं छात्रों के लिए। ठीक है, तो ये सभी छात्रों के हित में ही है। देखिए, अब जो आप हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए 5 वर्ष का एक संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। अगर कोई छात्र हायर एजुकेशन की तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं तो उसे केवल 3 साल में ही वो उन्हें डिग्री दी जाएगी। खासकर शोध में जाने वाले छात्रों को जो है 4 वर्ष की डिग्री लेनी होगी। 4 वर्ष की डिग्री के बाद वो 1 वर्ष मात्र MA करेंगे, उसके बाद सीधे वो PhD कर सकेंगे। उसके लिए MPhil को ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, GDP में भी क्या सब बड़ा बदलाव किया गया है वो देखिए। पहले क्या था कि आपको हेल्थ पे 1% खर्च किया जाता था। 2017-18 में देखेंगे तो आप शिक्षा पे 2.7% GDP खर्च किया गया है। लेकिन वर्तमान में जो है शिक्षा पे सबसे ज़्यादा GDP खर्च करने का जो है खर्च किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो है शिक्षा पे जो 6% GDP का खर्च किया जाएगा। उच्च शिक्षा में जो है हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। ताकि अभी जो वर्तमान में ढेर सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं कि वो हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं किसी न किसी कारणवश से, तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए जो है आपको इसका लक्ष्य रखा गया है। तो अब देखिए और क्या सब बड़े बदलाव हुए हैं। UGC, AICTE, NCTE की जगह अब केवल एक ही नियामक होगा जो उनको निर्देश देंगे। पहले अलग अलग नियामक थे जो उनको निर्देश देते थे विश्वविद्यालयों को, अब जो है एक ही होगा जो सभी को निर्देश देंगे। इसके आधार पर इसकी आलोचनाएँ भी की जाती है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो है जितने भी क्षेत्र हैं अलग अलग भाषाओं में उसका रूपांतरण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पे खासकर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा भाषा भी विकसित होगा, उससे संरक्षण भी मिलेगा और हमारी भाषा लंबे समय तक जीवंत रूप में विद्यमान रहेगी हम लोगों के बीच।
ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जितने भी दुर्गम क्षेत्र हैं, हमारा तो भारत गाँव का देश है, हमारे गांव तक जो है वहाँ तक शिक्षा स्तर बहुत पहुँचना कठिन होता है। इसलिए ऐसा किया गया है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है गांव-गांव तक शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे समाज के हर एक पहलुओं को लाभ होगा। ये बहुत ही जो है अच्छा काम किया जा रहा है। देखिए वर्तमान में क्या सब अपडेट हैं, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के, उन्होंने कहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगा भारत के शिक्षा जगत में। इसे जो है एक व्यापक, समग्र और दूरदर्शिता के नज़र से तैयार किया गया है। कई मायने में छात्रों को आज़ादी होगी, छात्र अधिक सशक्त बन सकेंगे। छात्रों को इसमें विषयों को चुनने की जो आज़ादी है, इससे छात्र जो है बहुत अधिक सशक्त बन सकेंगे। जो वह सीखना चाहते हैं उसी आधार पे उसका स्किल डेवलपमेंट होगा। छात्रों का जो आधार मजबूत होगा। इसका मेन उद्देश्य था कि भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज के रूप में बदलना। नए नीति में जो है दुनिया भर के अच्छे विचारों और प्रथाओं को शामिल करते हुए संतुलन स्थापित किया गया है। ये सभी चीज़ें आपको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने एक लेख में बताया है। इसका मेनली मकसद है कि जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं उन सभी को कम करना, और 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।